साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं। अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटेबल बैठता है, वो तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही जाने, जो टीवी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे थे कि तमिलनाडु की जनता ने सनातन के खिलाफ राजनीति करने वालों को उनकी असली जगह दिखा दी है। जो सनातन को नष्ट करने चला था, कैसे तमिलनाडु उनको नष्ट कर रहा है, दृश्य दिखा रहा है। बहरहाल तमिलनाडु में मौजूदा स्थिति यह है कि विजय चंद्रशेखर जोसेफ की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलिगा बेत्री कजगम 107 सीटों पर चुनाव जीती है, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 118 सीट, मतलब 11 सीट अभी भी टीवीके के पास कम है। ऐसे में जीभ लपलपा करके भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त खबरें बनवा रहे हैं कि बीजेपी के साथ टीवीके का गठबंधन हो सकता है, बिना इस शर्म और लिहाज के कि तमिलनाडु में बीजेपी महज 1 सीट जीती है। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कैसे टीवीके सरकार बना लेगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रिजल्ट निकलने के बाद उनके पिता चंद्रशेखर जोसेफ ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। अब स्थिति ये हो सकती है कि थलपति विजय कांग्रेस की 5 सीटों के साथ ही या तो पीएमके की 4 सीटें लें, आईयूएमएल की 2 सीटें लें, सीपीआई की 2 सीटें लें या बीजेपी की 2 सीटें लें। मतलब डीएमके और एआईडीएमके अगर सहयोग नहीं भी करेगी तो ये तमाम पार्टियां मिलकर के सरकार बना सकती हैं। अब ये फैसला विजय को करना है। बहरहाल तमिलनाडु की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे एक बात साबित हो जाती है, इस बार तमिलनाडु की जनता ने पेरियार रामासामी नायकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी को भले ही ना जितवाया हो, लेकिन विजय जोसेफ को जिता करके ये साफ संदेश दे दिया है कि तमिलनाडु की जनता सांप्रदायिकता की, नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया, कौन सी घोषणाएं कर दी, कौन सा कैंपेन चला दिया कि बामुश्किल कुछ समय पूर्व बनी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी। इसके लिए थलपति विजय की स्ट्रेटजी समझने से ज्यादा जरूरी है तमिलनाडु की जनता का मूड समझना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई फिल्म एक्टर अचानक से राजनीति में आया हो और उसने करिश्मा कर दिया हो। तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा इससे पहले कई बार दोहराया जा चुका है। इसलिए मैं न वादों की बात करूंगा, न मुद्दों की बात करूंगा, न स्ट्रेटजी की बात करूंगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि थलपति विजय की सक्सेस के पीछे उनकी वो 70 फिल्में हैं, जिनमें से 35 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं, सुपरहिट हुई हैं। इन्हीं के सहारे जो बड़ी फैन फॉलोइंग बनी थी वही वोट बैंक में तब्दील हो गई। और नेशनल जनमत ये बात तथ्यों के आधार पर कह रहा है। एमजी रामचंद्रन नाम याद है? एमजीआर के नाम से उनको जाना जाता था। एआईएडीएमके के फाउंडर थे। 1977 से 1987 तक, यानी कि 10 साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थे, अभिनय छोड़ करके राजनीति में आए थे। दूसरा नाम जे जयललिता, एक्ट्रेस थी, तमिलनाडु की सीएम बनी और कितने साल के लिए? 14 साल सीएम रही। तीसरा नाम एम करुणानिधि,
यही एम.के. स्टालिन साहब के पिता हुआ करते थे। सीधे तौर पर एक्टर की भूमिका नहीं निभाते थे, लेकिन फिल्मों से जुड़े थे, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते थे। डीएमके से 5-10 साल नहीं, 19 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ज्यादा पीछे क्यों जाना, हाल में ही दक्षिण भारत के एक राज्य आंध्र प्रदेश का हाल बता देते हैं। वहां के एक सुपरस्टार हैं पवन कल्याण, पार्टी बनाते हैं जनसेना पार्टी। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के 21 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। गौर से सुन लीजिएगा, पहली बार 21 सीटों पर चुनाव लड़े, 21 की 21 यानी कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ 21 सीटों पर चुनाव जीत गए। इन तमाम लोगों ने कौन सी मेहनत की होगी? इन्होंने मेहनत राजनीति में नहीं, जनता के बीच में नहीं, बल्कि फिल्मों में की है। और फिल्मों के दम पर सीधे राजनीति में आने के बाद ये लोग सफल हुए हैं। यानी कि दक्षिण भारत, खास तौर से तमिल की जनता को ये आदत है कि वहां पहले फिल्मों में सफल हुआ जाता है, इसके बाद राजनीति में अचानक से चमक जाया जाता है। मैं ये कह करके थलपति विजय की सफलता को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग मुद्दों के आधार पर या किसी करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो तमिलनाडु की राजनीति का पुराना इतिहास जरूर चेक कर लें। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में तकरीबन 43-44 साल सीएम के पद पर फिल्मों से आए हुए लोग ही रहे हैं। इसलिए अब फिर से एक सुपरस्टार आ गया है तो कोई अचरज की बात नहीं है। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर तमिल में ऐसा होता क्यों है? दरअसल साउथ सिनेमा को इमोशन से जोड़ दिया जाता है और वहां की जनता एक्टर को रियल हीरो मान लेते हैं। इससे होता यह है कि किसी भी फिल्म अभिनेता को पार्टी बनाने के बाद फैंस क्लब मिल जाता है जो उनके लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है और चुनावी कैंपेन में वो तमाम सारी भीड़ बिना बुलाए अचानक से जुट जाती है। फिल्मों में जो वो रोल करते हैं गरीबों को बचाने का, गरीबों के मसीहा होने का, उसका सबसे बड़ा लाभ उनके चुनावी कैंपेन में मिलता है। बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को देखने के बाद हतोत्साहित मत होइएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति का सामाजिक न्याय की राजनीति, बहुजनवाद की राजनीति, वंचित दलित पिछड़ों की राजनीति से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं था। हां, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी की राजनीति सीधे सीधे मोदी और बीजेपी को चुनौती दे रही थी, लेकिन दूसरे पक्ष के साथ मजबूती के साथ नहीं खड़ी थी। हां, इतना जरूर है कि तमिलनाडु में डीएमके की हार थोड़ा निराश जरूर करती है, लेकिन एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन का बुरी तरीके से पराजित होना यह साबित करता है कि अभी भी तमिलनाडु की जनता नफरतवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति के विरोध में खड़ी है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।